तो आज बीमारी कौन सी है? पीपीएच। हेडिंग डाल ली क्या? ठीक है। पीपीएच कल हमने पढ़ी थी मिल्क फीवर। अब कैमरा चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे काम की चीजें न पूछो, है ना? कुछ पूछना तो पूछ सकते हो, हमारी क्लास वैसी लगेगी, लेकिन फालतू बोलना मत, ठीक है? तो पीपीएच की बात करें, दूसरी बीमारी है कौन सी है? ये मेटाबॉलिक डिजीज। कल हमने पढ़ी थी मिल्क फीवर, है ना? आज कौन सी है? पीपीएच। पीपीएच के अंदर सबसे पहली बात यह है, एक चीज और, जब मैं बोल रहा हूं तब तक सुनना है, जब मैं बोलूं लिख लो तब लिखना है, ठीक है ना? मैं समझा रहा हूं कोई चीज और तुम लिख रहे हो, फिर कहोगे ये क्या बता दिया। सुन लो पहले। पीपीएच किसकी कमी से होता है? फास्फोरस की कमी से, ठीक है? सबसे पहली चीज क्या है? फास्फोरस की कमी कारक। फास्फोरस की कमी, फास्फोरस की कमी कहां होगी? खून के अंदर, रक्त में फास्फोरस की कमी, ठीक है? इसलिए इस बीमारी को एक नाम और दिया गया, हाइपोफॉस्फेटीमिया। हाइपो का मतलब क्या होता है? कम, फॉस्फेट यानी फास्फोरस, और ईमिया शब्द का मतलब क्या होता है? खून, ठीक है? ब्लड, रक्त, ठीक है? रक्त में फास्फोरस की कमी की वजह से होती है, इसलिए इस बीमारी को एक और नाम दिया गया, हाइपोफॉस्फेटीमिया। फॉस्फेटीमिया, ठीक है? किसको कहा गया? पीपीएच को, है ना? नेक्स्ट अपन बात करें, सर्वाधिक ये जो बीमारी देखने को मिलेगी आपको फील्ड के अंदर, वो देखने को मिलेगी किसमें? भैंस के अंदर। किसमें? भैंस के अंदर, ठीक है? भैंस के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरे पशुओं में नहीं हो सकती, है ना? भैंस में ज्यादा होगी, बाकी गाय के अंदर भी देखने को मिल सकती है, ज्यादातर भैंस में और फिर गाय के अंदर। दूसरी चीज क्या है? सर्वाधिक किसमें होती है? भैंस में, ठीक है? नेक्स्ट अपन बात करें, होती कब है ना? दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि होती कब है, तो कब होती है ये? जैसे पशु माना कि आज ब्याया है, तो आज से ठीक 2 सप्ताह से लेकर 4 सप्ताह के बीच में ज्यादा होती है। पशु के ब्याने के बाद, प्रसव के बाद 2 से 4 सप्ताह के बीच में ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है? तो सर्वाधिक कब होती है? सर्वाधिक 2 सप्ताह से 4 सप्ताह प्रसव के 2 से 4 सप्ताह के बीच में, ठीक है? और आया समझ में? पहली चीज तो किसकी कमी से हो रही है? ये फास्फोरस की कमी की वजह से, ठीक है? इसलिए नाम क्या दिया इसको? हाइपोफॉस्फेटीमिया। क्या नाम दिया? बोलते रहोगे ना, उससे फायदा तुम्हें ही है, नींद नहीं आएगी, है ना? हाँ, घंटे भर बाद तुम क्या फिर डिसमिस होने लग जाते हो। सेकंड, सर्वाधिक किसमें होती है? भैंस के अंदर। नेक्स्ट, सर्वाधिक होती कब है? जैसे माना भैंस जो आज ब्याने के 2 से 4 सप्ताह के बीच में ज्यादा देखने को मिलेगी। कभी वैसे हो सकती है, पहली चीज तो ये है कि ब्याने के बाद होगी सबसे पहली चीज तो, लेकिन ज्यादातर कब होती है? 2 से 4 सप्ताह के बीच में। आज ब्याई 2 सप्ताह तक आपको देखने को नहीं मिल सकती, हो सकता है मिल जाए, लेकिन जनरली कम मिलती है ना? ज्यादातर मिलती है ब्याने के 2 से 4 सप्ताह के बीच में, ठीक है? आया सर? नेक्स्ट अपन बात करें पीपीएच। इस बीमारी का नाम पीपीएच क्यों पड़ा, है ना? और पढ़ तो रहे हैं पीपीएच। पीपीएच है क्या? ये पीपीएच, तो पीपीएच की बात करें तो पीपीएच की फुल फॉर्म होती है पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया, ठीक है? पी का मतलब क्या है? पोस्ट। सेकंड पी का मतलब क्या है? पार्चुरेंट। और एच का मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन यूरिया, ठीक है? समझो। पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में। पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में, ठीक है? पार्चुरेंट का मतलब क्या होता है? ब्याना। पार्चुरेंट का मतलब क्या है? पशु जो ब्याता है ना, हम जनरली क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन हो रहा है, मतलब पशु
ब्या रहा है, ठीक है। तो पार्चुरेंट शब्द का मतलब क्या होता है? ब्याना या प्रसव, एक ही बात है। हीमोग्लोबिन, यूरिया के अंदर दो शब्द है, एक तो है हीमोग्लोबिन, दूसरा क्या है? यूरिन। यूरिया का मतलब यहां पर क्या है? यूरिन, ठीक है। ये जो शब्द है इसके अंदर एक तो क्या है? हीमोग्लोबिन, प्लस क्या है? यूरिन। यूरिन का मतलब पेशाब। आया समझ में? पार्चुरेंट का मतलब क्या होता है? ब्याना। और पोस्ट का मतलब क्या है? बाद में। बीता हुआ कल नहीं, समझो बात को। मतलब क्या है? ब्याने के बाद पशु के पेशाब के साथ क्या आता है? हीमोग्लोबिन। समझ गए? हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? लाल, ठीक है। ब्लड है ना हमारे शरीर के अंदर, हमारे अंदर, पशुओं के अंदर, किसी के भी अंदर तो ब्लड है, उसका रंग जो लाल है ना, किसकी वजह से है वो? हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। हीमोग्लोबिन यदि ब्लड में ना हो तो ब्लड का रंग लाल नहीं होगा। इसीलिए जिसके रक्त में हीमोग्लोबिन जितना ज्यादा होगा, रेडनेस ब्लड की उतनी क्या होती है? ज्यादा, ठीक है। और जितना हीमोग्लोबिन कम होगा, रेडनेस क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, है ना। और हीमोग्लोबिन कम होगा फिर एनीमिया होगा, और कम हो गया फिर पीलिया होगा, और कम हो गया फिर छुट्टी, खत्म। समझ रहे हो? इस प्रकार से। तो इस बीमारी में क्या होता है कि ब्याने के बाद पशु के जो पेशाब है उसके साथ क्या आता है? हीमोग्लोबिन। आया समझ में? पीपीएच इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि इस बीमारी के अंदर पशु जब ब्याह जाता है, ब्याने के बाद उसके पेशाब के साथ क्या आता है? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन कैसे आता है वो आगे देखेंगे, है ना। एक चीज तो और ये है कि हीमोग्लोबिन आता कैसे है, दूसरी चीज ये कि फास्फोरस की कमी से हीमोग्लोबिन का क्या कनेक्शन है, ये भी तो है ना। फास्फोरस कम हो रहा है बॉडी में तो हीमोग्लोबिन बाहर कैसे आ रहा है, ठीक है। वो चीज समझो। अब देखो क्या होता है कि शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं है ना, उनकी झिल्ली है, कोशिका झिल्ली जिसको बोलते हैं, उसका निर्माण किसकी उपस्थिति में होता है? एटीपी की उपस्थिति में। किसकी? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी का जो निर्माण है ना, वो किसके द्वारा हो रहा है? फास्फोरस के द्वारा। किसके द्वारा होता है? ठीक है। एटीपी का निर्माण कौन करता है? फास्फोरस। और एटीपी क्या करती है? कोशिका की झिल्ली बनाती है। समझ गए बात को? हाँ। तो आरबीसी जो होती है ब्लड के अंदर, आरबीसी के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन। सब ऐसा समझो, माना कि ये आरबीसी है, ठीक है। ये क्या है? आरबीसी। अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। आरबीसी के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन। शरीर के अंदर जो वेन है, शिराएं, उनके अंदर क्या है? रक्त। रक्त के अंदर क्या है? आरबीसी, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी। और 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है खून में, पता है ना। उसमें से एक कोशिका कौन सी है? आरबीसी। आरबीसी जी जो कोशिका है उसके अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन। समझ गए? आरबीसी के अंदर है हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी के अंदर, वो प्लेटलेट्स के अंदर नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे ही शरीर के अंदर फास्फोरस कम होगा, फास्फोरस की क्या हो गई खून में? कमी, ठीक है। फास्फोरस कम हुआ, अब क्या होगा? जो एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका निर्माण क्या होगा? धीमा हो जाएगा। तो या एक ये भी कह सकते हैं कि रुक ही जाएगा एक तरीके से, ठीक है, कम हो जाएगा। एटीपी का जो निर्माण है वो स्लो हो जाता है, ठीक है, या कह सकते हैं रुक जाता है एक तरीके से, ठीक है। अब क्या होगा? जैसे एटीपी का निर्माण रुकेगा, आरबीसी की जो झिल्ली है उसका निर्माण भी रुक जाएगा, क्योंकि आरबीसी की जो कोशिका है उसकी झिल्ली का निर्माण कौन कर रहा है? एटीपी। अब एटीपी जैसे शरीर में कम पड़ेगा, आरबीसी की जो झिल्ली है वो भी टूटने लग जाएगी। वो अरे निर्माण माना कि दीवार है, ऐसे समझो कि एटीपी सीमेंट है, एटीपी क्या है? अब इसमें सीमेंट कम हो जाए तो दीवार कमजोर होगी कि नहीं होगी? होगी ना। हाँ, तो यहां पर भी एटीपी कम होगा तो कोशिका झिल्ली क्या होगी? टूटने लग जाएगी, कमजोर होने लग जाएगी। हाँ, तो आरबीसी की जो कोशिका झिल्ली है, आरबीसी की झिल्ली टूटने लग जाती है, ठीक है। शरीर के अंदर फास्फोरस की कमी हुई खून के अंदर, जैसे ही कमी होगी एटीपी का निर्माण क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। एटीपी का निर्माण रुकेगा तो कोशिका झिल्ली टूटना स्टार्ट, क्योंकि कोशिका झिल्ली को बना कौन रहा है? एटीपी।
एटीपी की उपस्थिति में कोशिका झिल्ली बनती है, समझ गए। अब देखो जैसे आरबीसी की झिल्ली टूटेगी, अंदर क्या है आरबीसी के अंदर, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन आरबीसी से बाहर खून के अंदर आ गया, बाहर आ गया, आरबीसी से निकलकर बाहर आ गया। बाहर आने का मतलब अभी शरीर में नहीं दौड़ रहा है, वो है तो कहां पर, सिराओं के अंदर ही है, धमनियों के अंदर ही है, लेकिन आरबीसी से बाहर निकल चुका है, ठीक है। हाँ, ऐसा समझो, माना कि ये क्या है, सिरा है कोई, ये अंदर क्या है, ये आरबीसी है, ये प्लेटलेट मान लो, ठीक है, ये आरबीसी मान लो, और ये क्या है डब्ल्यूबीसी मान लो, और ये मान लो प्लेटलेट, ठीक है। और ये अंदर जो है ब्लड फ्लूइड जो है बह रहा है, ठीक है। अंदर इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन, एटीपी कम हुआ, आरबीसी की झिल्ली क्या होगी, कमजोर और टूटने लग जाएगी। अब जैसे ही टूटेगी, जैसे इस प्रकार से माना टूट गई, हीमोग्लोबिन अंदर है, वो बाहर, बाहर है कहां, अभी सिरा के अंदर ही है, लेकिन यहां आ गया बाहर, समझ गए। अब क्या होगा, हीमोग्लोबिन आरबीसी से बाहर निकल गया। अब क्या होगा, जैसे हीमोग्लोबिन शरीर आरबीसी से बाहर निकलेगा, अब ब्लड कहां जाएगा फिल्टर होने के लिए, किडनी के अंदर। समझना बात को, अब क्या होता है, ब्लड किडनी में जाएगा फिल्टर होने के लिए, ब्लड से क्या बनता है, यूरिन। ब्लड जब फिल्टर होने के लिए किडनी में जाता है, तो वहां से जो अपशिष्ट पदार्थ है जो काम के नहीं है, वो किस में कन्वर्ट हो गए, यूरिन में। किडनी से वहां से यूरिन में बदले, और कहां चले गए फिर, बाहर। यूरिन बनाना, यूरिन कहां निकलेगा, शरीर से बाहर। अब यहां क्या होता है कि जब तक आरबीसी के अंदर था हीमोग्लोबिन, तो किडनी में फिल्टर होके वापस आरबीसी चली जा रही थी, लेकिन हीमोग्लोबिन क्या होता है, आरबीसी बाहर निकलने के बाद जब ब्लड फिल्टर होने के लिए किडनी में जाएगा, तो किडनी से क्या होगा, हीमोग्लोबिन जो है वो किसके साथ मिल जाएगा, पेशाब के साथ, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन बाहर होगा वो किसके साथ मिल जाएगा, पेशाब के साथ, पेशाब के साथ मिलते ही फिर शरीर से बाहर। इसीलिए इस बीमारी के अंदर अपन को जो क्या दिखाई देता है, पेशाब में लाल रंग, या हम कह सकते हैं पेशाब के अंदर क्या दिखाई देता है, खून। समझ गए, वो खून किसकी वजह से दिखाई दे रहा है, इस हीमोग्लोबिन की वजह से। और आया समझ में, आया क्या, पीछे पंखा चला दूर, आया, ठीक है। हीमोग्लोबिन आरबीसी से बाहर आया, फिर क्या होगा, किडनी में जब रक्त फिल्टर होने के लिए जाता है, तो जो हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन पेशाब के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है, निकल जाता, आया समझ। अब पेशाब के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन, तो पेशाब कैसा दिखाई देगा, पेशाब लाल या फिर कॉफी के कलर के जैसा। और कॉफी पी है सबने, रंग कैसा होता जानते हो, ठीक है, लाल या फिर कॉफी के जैसा दिखाई देता है, ठीक है। और समझे, पेशाब लाल या कॉफी के रंग के जैसा दिखाई देना लग जाता है। पेशाब लाल दिखाई दे रहा है, इसलिए इस बीमारी को बोलते हैं लहू मूतना। ऐसा लगता है कि जो गाय या भैंस जो है वो क्या मूत रहा है भाई, खून, खून की क्या कर रहा है, पेशाब। इसीलिए इस बीमारी को एक और नाम दिया गया, लहू मूतना। गाँव में लहू मूतना ही बोलते हैं। या पेशाब लाल रंग का कॉफी जैसा दिखाई देता है, इस बीमारी को इसलिए क्या बोलते हैं, लहू मूतना। एक बार और देख लो, ध्यान से सुनना। पहली चीज, पीपीएच बीमारी, कार्य क्या है, रक्त में फास्फोरस की कमी। सब बोलते रहो ताकि तुम्हें समझ में आए ढंग से। कार्य क्या है, रक्त में फास्फोरस की कमी, इसलिए इस बीमारी को क्या नाम दिया, सर्वाधिक किसमें होती है, सर्वाधिक कब होती है, पीपीएच बीमारी क्यों नाम दिया गया, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया। ब्याने के बाद यूरिन के साथ क्या आता है, इसीलिए नाम क्या पड़ा, पीपीएच, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, होता गया इसमें, जैसे फास्फोरस की शरीर में क्या हुई, कमी,
एटीपी का निर्माण क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। एटीपी का निर्माण रुकते ही आरबीसी की झिल्ली टूटना स्टार्ट। आरबीसी की झिल्ली टूटेगी तो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन था वो बाहर, ठीक है, किडनी में नहीं आया अभी, समझो, ठीक है। हीमोग्लोबिन कहाँ गया, आरबीसी से बाहर। अब ये जो ब्लड है फिल्टर होने के लिए कहाँ जाएगा, किडनी में। ब्लड किडनी में गया फिल्टर होने के लिए, वहां से क्या हुआ, हीमोग्लोबिन पेशाब के साथ बाहर निकल गया। ऐसे समझो तुम, एक छलनी है, ठीक है, एक छलनी के अंदर आपने छोटी कोई बोल है और उसके अंदर कुछ दाने भरे हुए हैं, ठीक है। अब उसको आप छानने की कोशिश कर रहे हो, दाने जो अंदर है, छोटी बोल के अंदर जो दाने हैं अंदर, वो तो समझ लो हीमोग्लोबिन। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। और किडनी को समझ लो छलनी। समझना बात को, ध्यान से सुनो। किडनी क्या है, छलनी है, ठीक है, क्या है, छलनी। छलनी समझते हो, आटा छानने की छलनी। अब हमने यदि छोटी छोटी बोल है उसको हम उस छलनी के अंदर डालते हैं, और छलनी के अंदर ये समझ लो बोल के अंदर क्या है, छोटे छोटे दाने हैं, और दाने क्या है, हीमोग्लोबिन। बोल क्या है, आरबीसी। समझो ऐसे, ये तो क्या है, बोल, अंदर क्या है, दाने, और दाने समझ लो क्या है, हीमोग्लोबिन। ये क्या है, आरबीसी, ठीक है। अब ये छलनी समझ लो, इस छलनी के अंदर जो छेद है समझ लो इतने इतने बड़े हैं, ये छेद छोटे है ना भाई, तो इन छेदों से आरबीसी तो निकल नहीं पाएगी, है ना, मतलब ये बोल तो नहीं निकलेगी, लेकिन अब जो अंदर हीमोग्लोबिन है वो तो छोटे छोटे हैं, यहां से निकल लेंगे बाहर। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, समझ गए ना। हाँ, यही होता है, सेम यही काम होता है कि जब आरबीसी किडनी के अंदर जाती है फिल्टर होने के लिए, तो आरबीसी तो छनकर बाहर नहीं निकलती, लेकिन हीमोग्लोबिन बाहर है, और हीमोग्लोबिन का आकार आरबीसी की अपेक्षा क्या है, छोटा, तो वो छलकर बाहर पेशाब के साथ। समझ गए, ठीक है। तो जैसे ही किडनी के अंदर जो रक्त है फिल्टर होने के लिए जाता है, हीमोग्लोबिन पेशाब के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है, इसलिए पेशाब का रंग कैसा दिखाई देता है, लाल या फिर कॉफी के जैसा, ठीक है। इसलिए इस बीमारी को क्या नाम दिया, लहू मूतना, ठीक है, या फिर गांव में क्या कहते हैं, खून का पेशाब, है ना, पेशाब का खून आ रहा है, जो खून पेशाब आ रहा है कैसा आ रहा है, खून, खून ही आ रहा है, वो तो यही बोलते सीधा, ठीक है, लिख लो इतना। पीपीएच किसके कारण होती है, रक्त में यदि फास्फोरस की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है, पीपीएच। अब समझो, पहले तो ये पता होना चाहिए कितनी मात्रा कम हो रही है तब पीपीएच हो रहा है, और नॉर्मल मात्रा कितनी होती है ब्लड के अंदर फास्फोरस की होनी चाहिए, ठीक है। तो ब्लड के अंदर जो फास्फोरस की नॉर्मल जो रेंज है वो कितनी होती है, 4 से लेकर 7 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लड में। मतलब यदि हम 100 ml ब्लड जो ले पशु का, तो उसके अंदर नॉर्मल फास्फोरस की रेंज कितनी होती है, 4 से 7 मिलीग्राम। कितनी होती है, आप किसी पशु का 100 ml ब्लड कलेक्ट करो तो उसके अंदर आपको फास्फोरस मिलेगा लगभग 4 से 7 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लड, ठीक है, और समझ गए। अब क्या होता है, जब पीपीएच बीमारी होती है, इसमें क्या होता है, फास्फोरस की कमी कितनी हो जाती है, 4 से 7 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लड में नॉर्मल रेंज है, और इसके अंदर क्या होता है, जो फास्फोरस है उसकी रेंज 2 मिलीग्राम प्रति 100 ml हो जाती है, 2 मिलीग्राम से भी कम। समझ गए, 4 से कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत कम होगा। जब 2 से कम हो जाएगा तब क्या देखने को मिलेगा हमें, पीपीएच। समझ गए, समझ रहे हो, हाँ। किसकी वजह से होती है, फास्फोरस की कमी की वजह से, ठीक है। फास्फोरस की कमी कितनी होती है, उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए नॉर्मल रेंज कितनी होती है फास्फोरस की, ठीक है। नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 4 से 7 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त, ठीक है। ये फास्फोरस की क्या है, सामान्य मात्रा, फास्फोरस की सामान्य मात्रा, ठीक है। यहां तक आएगी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है 4, तो 4 से कम होगी, फिर 3, फिर 3 से भी कम होगी 2, जब 2 से कम हो जाएगी तब आरबीसी टूटना स्टार्ट। समझ गए, जब फास्फोरस की मात्रा 2 मिलीग्राम प्रति 100 ml से कम होने लग जाएगी तब ब्लड के अंदर जो आरबीसी है वो टूटना स्टार्ट कर देगी और हीमोग्लोबिन बाहर निकलना शुरू, ठीक है। दूसरी चीज,
जब रक्त में फास्फोरस की मात्रा जो है वो 2 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त से क्या हो जाए, कम। कम हो जाने पर कौन सी बीमारी होगी, PPH। आया समझ में, आ गया क्या? हमने पढ़ा कि नॉर्मल रेंज होती है 4 से 7 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लड में, फास्फोरस की नॉर्मल रेंज होती है। अब जब मात्रा फास्फोरस की जो मात्रा है वो 2 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त से कम हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी, PPH। जैसे ही मात्रा 2 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लड में कम होगी, 2 मिलीग्राम से मात्रा नीचे उतरेगी, आरबीसी टूटना स्टार्ट हो जाएगी। आरबीसी टूटना स्टार्ट होगी, हीमोग्लोबिन आरबीसी से बाहर। आया समझ में? ठीक। अब क्वेश्चन यह उठता है कि शरीर के अंदर फास्फोरस कम क्यों पड़ रहा है, क्या कारण है? कारण नहीं पता होना चाहिए ना। हाँ, इलाज तो तुम कर लोगे लेकिन कारण पता ही नहीं, तो कारण क्या है? कारणों की बात करें तो शरीर के अंदर फास्फोरस कम हो रहा है, इसका 2 कारण है मोटे मोटे। तो पहला कारण, हम दूध निकाल रहे हैं और दूध के अंदर क्या है, फास्फोरस। ऐसे समझो, दूध बनता है ना, वो किससे बनता है, ब्लड से। किससे बनता है, ब्लड से। किससे बनता है, ब्लड से। दूध का निर्माण होता किससे, ब्लड से। 500 ml ब्लड अडर से होकर गुजरता है तब 1 ml दूध बनता है। कितना ब्लड गुजरता है, अडर से जब 500 ml ब्लड गुजरता है तब 1 ml क्या बनता है, दूध। समझ गए? मतलब कि ब्लड में सारे पोषक तत्व विद्यमान है, दूध बन रहा है, इसका मतलब दूध बन किससे रहा है, खून से। तो खून, दूध के अंदर भी क्या है, सारे पोषक तत्व है जो ब्लड के अंदर है। बन किससे रहा है, ब्लड से बन रहा है। तो ब्लड से जब दूध बन गया तो ब्लड के अंदर पोषक तत्वों की कमी होगी कि नहीं होगी, होगी। अब तुम दूध तो निकाल लिए, खिला कुछ रही नहीं, दूसरे दिन गए फिर दूध निकाल लिया, शाम को दूध निकाल लिया, सुबह दूध निकाल लिया, और खिला रही नहीं फास्फोरस। ठीक है, खाना जो दे रहे हो उसके अंदर फास्फोरस यदि कम है तो फास्फोरस की मात्रा शरीर में बढ़ेगी नहीं, और तुम निकाले जा रहे हो बार बार। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? यदि आप जो खाना खिला रहे हो उसके अंदर फास्फोरस कम है और आप दूध निकाल रहे हो पर डे, रोजाना निकालेंगे दूध तो पशु भी आया हुआ है, तो हम खाने में फास्फोरस नहीं देंगे तो शरीर के अंदर फास्फोरस तो बढ़ ही नहीं रहा। अब जो अंदर है पहले से उसको हम निकाले जा रहे हैं, क्योंकि ब्लड से क्या बनता है, दूध, और दूध के अंदर सारे पोषक तत्व आएंगे और शरीर में क्या होगी, उनकी कमी। अब बीमारी तब तक नहीं होगी जब तक हम उसको ढंग से खिला रहे हैं। जैसे कल हमने मिल्क फीवर पढ़ी थी, मिल्क फीवर में भी क्या था, यदि आप कैल्शियम आहार के माध्यम से जो खाना खिला रहे हो यदि उसके अंदर कैल्शियम भरपूर मात्रा में है तो शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। उसी प्रकार इसमें है, आप यदि कुछ भोजन जो दे रहे हो और उसके अंदर फास्फोरस उचित मात्रा में है तो शरीर के अंदर फास्फोरस की कमी नहीं होगी। समझ गए और समझे? हाँ, फास्फोरस की कमी के क्या क्या कारण हो सकते हैं शरीर में? तो कारणों की बात करें, पहला कारण, जो आप आहार दे रहे हो उसमें क्या है, फास्फोरस की कमी। आहार के अंदर फास्फोरस कैसे कम होगा, क्वेश्चन ये उठता है। आहार का मतलब आप जो भी खिला रहे हो, चारा वारा जो खेत से लेके आ रहे हो, वो चारा खिला रहे हो, चारे के अंदर फास्फोरस की कमी है। चारे में फास्फोरस कैसे कम होगा, मिट्टी में फास्फोरस की क्या होगी, कमी। जिस जगह पर आपने पशु के लिए चारा उगाया है उस मिट्टी के अंदर ही क्या है, फास्फोरस कम है। अब मिट्टी में फास्फोरस कम है तो चारे में क्या होगा, फास्फोरस की। उस चारे को किसने खाया, पशु ने। पशु के अंदर क्या होगी, फास्फोरस की कमी। समझ गए? तो पहले मिट्टी के अंदर फास्फोरस होना जरूरी है। जब मिट्टी में फास्फोरस होगा तो अपने आप चारे में आएगा, और चारे में होगा तो पशु के अंदर अपने आप चला जाएगा। समझ गए? तो पहला कारण क्या है, आहार के अंदर फास्फोरस की कमी। आहार में फास्फोरस कब कम होगा, जब मिट्टी के अंदर क्या होगा, फास्फोरस कम। अरे समझे? समझ गए ना? तो आपको अब ध्यान रखना है ये चीजें घर पर, तो कम से कम कि जो भी आप पशु को चारा खिला रहे हो उसके अंदर लगभग जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, कैल्शियम, फास्फोरस, ये तो होनी चाहिए। समझ गए? अब माना कि किसी खेत के अंदर या किसी एरिया के अंदर मिट्टी के अंदर जो है फास्फोरस की कमी है तो हम खाद मिला सकते हैं। कौन सी, DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट।
फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी। कौन सी खाद मिलानी है? डाई अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी, जिसको हम डीएपी बोलते हैं। बंद हो गया क्या? डीएपी बंद हो गया? अरे बहुत सारे। अच्छा अच्छा, अरे मेरी बात सुनो, अरे हमारी बात सुन लो। तुम जो कट्टा ला रहे हो ना, उसको देख लेना फॉस्फोरस है कि नहीं उसके अंदर, ठीक है? चेक कर लेना अंदर फॉस्फोरस है, वो डम यूज करना आपको। हम बोल अरे रुको, हाँ बोल। काला खाद, हाँ चलो तुम कैसे भी यूज करो, फॉस्फोरस देना है, ठीक है? हाँ, अब इधर आओ वापस, इधर आ जाओ, बस हो गया। यदि आप आहार के अंदर पशु को ज्यादा मात्रा में सलजम खिला दो, यदि ज्यादा मात्रा में गोभी खिला दी, यदि ज्यादा मात्रा में गाजर खिला दी, या ज्यादा मात्रा में रिजगा दे दिया, तो भी शरीर में क्या होगी? फास्फोरस की कमी, ठीक है? रिजगा, सलजम, गोभी के अंदर भी मेनली कौन है? बंद गोभी और गाजर। ज्यादा खिलाने पर शरीर में क्या हो जाती है? फास्फोरस की शरीर में फास्फोरस की कमी होगी। अब शरीर में फास्फोरस कम होगा तो बीमारी कौन सी होगी? पीपीएच, ठीक है? तो ये मोटे मोटे दो कारण है। एक तो यदि आप ये 4 चीजें ज्यादा खिलाते हो तो फास्फोरस की कमी होगी। एक आप जो भोजन दे रहे हो दूसरा, उसके अंदर क्या है? फास्फोरस है ही नहीं या बहुत कम है, तो क्या होगा? बीमारी कौन सी होगी? पीपीएच, ठीक है? और आया समझ में यहाँ तक? फास्फोरस की कमी के कारण कौन सी बीमारी हो रही है? पीपीएच। 4 से 7 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लड में फास्फोरस होना चाहिए। अब यदि मात्रा कम होगी तो बीमारी होना स्टार्ट होगी, और ज्यादा मात्रा कम होगी, 2 मिलीग्राम से भी कम हो गई तो आरबीसी टूटना शुरू। आरबीसी टूटी, हीमोग्लोबिन बाहर, हीमोग्लोबिन छन कर किडनी से, शरीर से बाहर, शरीर से बाहर पेशाब लाल, लहू मूतना। कारण क्या है भाई? पहला कारण आहार में फास्फोरस की कमी। आप जो आहार खिला रहे हो उसके अंदर क्या है? फास्फोरस कम है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है या बिल्कुल ही नहीं है। तो इसके लिए आपको ऐसा खाद यूज करना है जिस जमीन के अंदर ये फास्फोरस कम है, तो ऐसा खाद उर्वरक यूज करना है जिसकी वजह से फास्फोरस बढ़े, ठीक है? क्योंकि मिट्टी के अंदर फास्फोरस बढ़ेगा, भोजन के अंदर अपने आप जो आहार है, फीड तैयार कर रहे हो आप, चारा वगैरह, उसके अंदर फास्फोरस की मात्रा अपने आप क्या होगी? बढ़ेगी। चारा पशु खाएगा, पशु के अंदर फास्फोरस मेंटेन रहेगा, ठीक है? या इसके अलावा आप रिजका, सलजम, बंद गोभी, गाजर ज्यादा मात्रा में खिलाते हो, शरीर के अंदर किसकी कमी हो जाती है? फास्फोरस की कमी। लिख लो। अब हम पढ़ेंगे लक्षण। क्या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं बीमारी? लिखना बंद कर दो, सुन लो पहले। इस बीमारी में पहला लक्षण तो आपको ये देखना है कि टेम्परेचर नॉर्मल है या नहीं है। ध्यान से सुनना, है ना? पहला लक्षण क्या देखना है? टेम्परेचर। क्योंकि मैंने कहा था मेटाबॉलिक डिजीज जितनी भी है, उपापचय जनित बीमारियां, उन सभी के अंदर तापमान या तो सामान्य मिलेगा या सामान्य से। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर टेम्परेचर तभी बढ़ता है जब शरीर के अंदर कोई दूसरा सूक्ष्म जीव हो, हानिकारक सूक्ष्म जीव जो अंदर एंटर किया, फिर बॉडी क्या करती है? उसको नष्ट करने के लिए अपने शरीर क्या करता है? तापमान को बढ़ाता है, जिससे शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा, सूक्ष्म जीव जलकर नष्ट हो जाएगा। समझ गए? जैसे समझो शरीर के अंदर यदि इन्फेक्शन ज्यादा है, बैक्टीरिया यदि शरीर के अंदर ज्यादा है, शरीर का टेम्परेचर उतना ही क्या होगा? तेज होगा, ऐसे बोल सकते हैं। या शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया, जो सूक्ष्म जीव गया है, वो यदि ज्यादा खतरनाक है तो भी टेम्परेचर उतना ही क्या होगा? तेज बढ़ेगा या तेज होगा। टेम्परेचर या बुखार जो हमें वो ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे प्रोटोजोआ जो बीमारियां होती है ना, उनके अंदर तापमान ज्यादा ही मिलता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा, क्योंकि प्रोटोजोआ जो होते हैं वो बैक्टीरिया की अपेक्षा, वायरस की अपेक्षा क्या होते हैं? ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो बॉडी क्या करती है? उनको खत्म करने के लिए तापमान को एकदम तेजी से बढ़ाती है, बहुत तेज कर देती है, ठीक है? तो प्रोटोजोन बीमारियों में लगभग के अंदर आपको टेम्परेचर जो है वो
ज्यादा मिलेगा, या हम कह सकते हैं तेज बुखार मिलता है। समझ गए? अब यहां पर ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं, शरीर के अंदर कोई सूक्ष्म जीव की वजह से पीपीएच नहीं हो रहा। पीपीएच क्यों हो रहा है? शरीर के अंदर पोषक तत्व की कमी से, फास्फोरस की कमी की वजह से। अब शरीर में फास्फोरस कम पड़ गया, जिसकी वजह से हो रहा है, तो टेम्परेचर कैसा रहेगा? सामान्य या फिर सामान्य से हल्का कम। समझ रहे हो? पहली चीज, पशु का तापमान या तो मिलता है सामान्य या सामान्य से कम। ठीक है, पहली चीज। अब बाद में लिख लो, सुन लो। पशु का तापमान सामान्य मिलेगा या फिर सामान्य से क्या मिलेगा? अब यहां पर हम गाय की या भैंस की बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। या तो आपको टेम्परेचर लगभग इतना ही मिलेगा, है ना, या हल्का फुल्का बढ़ा हुआ मिल सकता है, हल्का फुल्का 101.5 है तो 6 मिल गया या 7 मिल गया। ठीक है, या फिर क्या मिलेगा? कम, 101 के आसपास। समझ गए? समझे? दूसरी चीज, इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको, एक बीमारी और पढ़ेंगे अपन आगे प्रोटोजोआ के अंदर, बबेसियोसिस। बबेसियोसिस पढ़ेंगे ना, उसके अंदर भी पेशाब में ब्लड आता है, उसके अंदर भी पेशाब लाल रंग का दिखाई देता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, अब देखो बबेसियोसिस के अंदर क्या होगा, पेशाब में जो हीमोग्लोबिन आएगा उसमें भी पेशाब कैसा दिखाई देगा? लाल। और यहाँ पर भी पेशाब कैसा दिखाई दे रहा है? लाल। ट्रीटमेंट दोनों का अलग अलग है। अब पहचान कैसे करें? तो पहचान एक ही सबसे बड़ी पहचान है, इसमें जो तापमान मिलेगा वो नॉर्मल मिलेगा, नॉर्मल से कम। तो वहां पर टेम्परेचर मिलेगा आपको बहुत ज्यादा, सबसे बड़ी पहचान। और शरीर पर वहां पर ज्यादा चीचड़े मिलेंगे देखने के लिए, टिक्स वगैरह जो होते हैं ना। एक और बीमारी होती है बैसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया। बैसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया वो एक जीवाणु जनित बीमारी है, उसके अंदर भी पेशाब लाल आता है। समझ गए? वो किसकी वजह से आ रहा है? एक जीवाणु की वजह से। उसके अंदर इन्फेक्शन किसकी वजह से हुआ है? जीवाणु के कारण। और प्रोटोजोआ के अंदर, बबेसियोसिस के अंदर जो इन्फेक्शन हुआ है शरीर के अंदर, वो किसकी वजह से हुआ है? प्रोटोजोआ की वजह से। समझ रहे हो? तो बुखार, उन दोनों में बुखार मिलेगा और इसमें बुखार नहीं मिलेगा। बबेसियोसिस के अंदर बुखार बहुत तेज होगा, जीवाणु जनित बीमारी में बुखार होगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक देखने को मिलता है। और यहां पर टेम्परेचर नॉर्मल। तो आप जो डिफरेंट पता करोगे बीमारियों तीनों में, वो एक ही चीज के द्वारा कर सकते हो। किसके द्वारा? तापमान को देखकर। अरे समझ रहे हो? समझ गए? तापमान के द्वारा हम पता कर सकते हैं इसको बबेसियोसिस है या पीपीएच है या बैसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया है। समझ गए? दूसरी चीज, दूसरी पहचान क्या हो सकती है कि पीपीएच कब होती है? पशु के ब्याने के बाद। समझ रहे हो? यदि पशु ब्याया है भी हाल ही के अंदर, महीना भर हुआ है ज्यादा से ज्यादा, तो समझ आना बीमारी क्या है? पीपीएच। ठीक है, बाकी अदर टाइम के अंदर पीपीएच नहीं होगा, क्योंकि जब दूध निकल रहा है शरीर से, ज्यादा मात्रा में दूध निकलेगा शरीर से, ठीक है, खीस भी निकला, खीस के अंदर भी पोषक तत्व वो ज्यादा थे, तो उसके साथ साथ फास्फोरस निकल गया। इसके अलावा दूध के साथ भी रोज निकल रहा है, तो 1 महीने के अंतराल में जो है पीपीएच ज्यादा देखने को मिलती है, और वो बीमारियां कभी भी हो सकती है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? दूसरी चीज, पीपीएच जो होती है वो केवल किस में होती है? भैंस में तो होती है, मेल या फीमेल? फीमेल में होगी। ठीक है, किस में होती है ज्यादातर? फीमेल। लेकिन वो बीमारियां किसी में भी हो सकती, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। समझ गए? और डिफरेंट कर लो क्या? तो दूसरी चीज क्या है? पेशाब का रंग कैसा होता है? पशु के पेशाब का रंग लाल या कॉफी के जैसा। कॉफी है ना ये, तुम कॉफी में समझ लेना, पेन कॉफी की बात नहीं कर रहे हम, कॉफी पीने वाली। हाँ, वैसा दिखाई देता है। ठीक है, कॉफी नहीं है ये, लेकिन तुम कॉफी समझ लो, है ना। गौमूत्र तो सर पीते ही है, और आज पी लेते हैं, कॉफी है तो कॉफी नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट अपन बात करें तो शरीर के अंदर क्या होने लग जाएगी, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन होगा ना, बॉडी के अंदर पानी क्या होगी, कमी। अब शरीर जब डिहाइड्रेट होगा, पानी की शरीर के अंदर कमी होगी, तो गोबर जो है वो कैसा हो जाएगा, सख्त, सूखा, कठोर। समझ गए? अब गोबर जब कठोर है, सूखा है, तो पशु जोर लगाएगा भाई। अरे जोर लगाए, तुम्हारे साथ हुआ है कभी? नहीं हुआ, जोर बोल रहे हो? हुआ तो होगा। अरे शरीर के अंदर पानी कमी होती है, कब्जी होती है ना, तब जोर लगाना पड़ता है ना। तो फिर इसमें क्या है तो है शरीर, इसमें क्या है? तो इसमें भी क्या होता है, जब पशु डिहाइड्रेट होगा, पशु का जो शरीर है डिहाइड्रेट होगा, पानी कमी होगी, तो गोबर कैसा हो जाता है, सूखा, कठोर। गोबर सूखा कठोर है, तो जो है वो पशु गोबर करते समय जोर लगाएगा। ठीक है? तो पशु का गोबर कैसा हो जाता है, सूखा, या कह लो सख्त, या कह लो कठोर हो जाता है, कठोर हो जाता है। ठीक है, गोबर कठोर हो गया, इसीलिए पशु गोबर करते समय जोर लगाता है। समझ गए? तुम्हें भी कोई तकलीफ तो नहीं है? ऐसे समझो, जब पीपीएच का हम समय पर उपचार नहीं करेंगे, या फिर जो उपचार किया जा रहा है वो सही नहीं है, मतलब जो उपचार कर रहे हैं उसके अंदर फास्फोरस इतना नहीं मिल रहा शरीर को जितना मिलना चाहिए, तो क्या होगा फिर, हीमोग्लोबिन बाहर निकलता रहेगा, शरीर के अंदर क्या हो जाएगी, खून की बीमारी। कौन सी होगी फिर, एनीमिया। कौन सी होगी, एनीमिया। जब पीपीएच बीमारी का समय पर सही उपचार नहीं हो, तो फास्फोरस की उचित मात्रा नहीं मिलने पर शरीर के अंदर जो हीमोग्लोबिन वो परमानेंट बाहर निकलता रहेगा, और बीमारी कौन सी हो जाएगी, आगे चलकर स्टेज आ जाती है एनीमिया की। एनीमिया का मतलब क्या है, खून की कमी। ठीक है, शरीर के अंदर क्या होने लग जाती है, खून की कमी। अब यदि फिर भी सही इलाज नहीं मिला, तो बीमारी कौन सी होगी, पीलिया। कौन सी होगी, और फिर भी यदि सही इलाज नहीं मिला, तो बीमारी कौन सी होगी, मौत, डेथ। ठीक है? अरे समझ रहे हो, पीपीएच का यदि टाइम पर सही इलाज नहीं होगा, तो बीमारी होगी, आगे चलकर स्टेज आती है एनीमिया की। एनीमिया का यदि सही उपचार नहीं हुआ, तो बीमारी कौन सी होगी, पीलिया। पीलिया के बाद क्या होती है, सीधी डेथ। समझ गए? अब अरे फिर देखो, अब आपको कैसे पता चलेगा कि शरीर के अंदर खून की कमी हो गई? तो शरीर के अंदर जो श्लेष्मा झिल्ली है, म्यूकस मेम्ब्रेन, उसका रंग चेक करते हैं। जैसे आंखों के अंदर, शरीर के बाहर क्या है, स्किन है, और अंदर क्या है, श्लेष्मा झिल्ली। समझ गए? अब अंदर तो तुम पेट को चीर के थोड़ी देखोगे, श्लेष्मा झिल्ली का रंग देख लो, अच्छा करोगे नहीं। कहां कहां देख सकते हो, पशु की बात करें, जैसे गाय है तो वल्वर लिप्स चेक कर सकते हो। ठीक है, आंखें चेक कर सकते हो। आंखों को जब आप ऐसे चेक करोगे, तो यहां पर यदि हल्का सा सफेद या फिर हल्का पीला दिखाई देता है, तो समझ आना है खून की क्या है, कमी। या आप खुद के ऊपर भी ट्राई कर सकते हो। आप आज जाकर देख लेना कांच में ऐसे करके, यदि सफेद ज्यादा दिखाई दे रहा है या फिर हल्का पीलापन है, तो समझ आना है खून की क्या है, कमी। और खून की कमी शरीर के आकार के ऊपर डिपेंड नहीं करती। आपका शरीर कितना है ये डिसाइड नहीं करेगा, मतलब आप कितने मोटे हो ये डिसाइड नहीं होगा कि खून कितना है ना। पतले व्यक्ति में खून बराबर हो सकता है, मोटे व्यक्ति में खून की क्या हो सकती है, कमी। समझ गए? हाँ। तो नंबर 4, पीपीएच का समय पर सही इलाज नहीं होने पर उनकी कमी हो जाती है। शरीर की श्लेष्मा झिल्ली सफेद या फिर हल्की पीली दिखाई देती है।
ठीक है, और इस बीमारी क्या बोलते हैं? एनीमिया। समझ रहे हो? अब एनीमिया का उपचार ढंग से नहीं हुआ वापस, तो बीमारी कौन सी होगी? और इसके बाद क्या होगा? सीधा निर्माण। बस बस हो गया। ठीक है, लिख लो इतना। उपचार, एक उपचार सुन लो पहले, लिखना बहुत जरूरी है तुम्हारे। अब तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, वीडियो मिल जाएगा तो। एक उपचार की बात करें तो किसकी कमी है शरीर में? फास्फोरस की कमी की वजह से बीमारी हुई है, तो उपचार के अंदर क्या देना है? फास्फोरस। सीधा सीधा क्या देना भाई? फास्फोरस। गोबर भी इसमें क्या हो गया था? सूखा, सख्त कठोर हो गया था, शरीर के अंदर पानी की कमी हुई है, गोबर कठोर हुआ, इसका मतलब पाचन संबंधी समस्या भी उत्पन्न हुई। तो पाचन संबंधी कोई भी दिक्कत हो, ग्लूकोज कौन सा चढ़ाते हैं? एनएस। कौन सा चढ़ाते हैं? एनएस। ठीक है, तो कौन सा चढ़ाएंगे यहाँ पर? एनएस। तो उपचार के अंदर सबसे पहले एनएस ग्लूकोज चढ़ाना है। इसके अंदर आपको क्या डालना है? यूरिमिन। यूरिमिन, यूरिमिन के अंदर साल्ट आता है सोडियम एसिड फॉस्फेट। क्या साल्ट आता है? सोडियम एसिड फॉस्फेट। ठीक है, यूरिमिन डालना कम से कम आपको 20 से 25 ml, 20 से 25 ml के आसपास। किसमें डालना? इसी एनएस के अंदर, है ना। फिर आपको किस रूट से देना है पशु को? ये आईवी रूट से। समझ गए? यूरिमिन के अंदर साल्ट क्या है? सोडियम एसिड फॉस्फेट। सोडियम एसिड फॉस्फेट। समझ गए? फॉस्फेट मतलब सीधा सीधा फॉस्फोरस जा रहा है ना। क्या जा रहा है अंदर? फॉस्फोरस। यूरिमिन के अंदर सोडियम एसिड फॉस्फेट होता है, और किसमें डालना है? ये एनएस के अंदर। फिर आईवी चढ़ा दो। नेक्स्ट, माना कि आपके पास यूरिमिन नहीं है तो और भी टोनोफॉस्फेट डाल सकते हो ना। यूरिमिन हो तो यूरिमिन डालना है, या यूरिमिन नहीं है तो क्या डालोगे फिर? टोनोफॉस्फेन। ये भी आपको लगभग 20 से, ये बड़े पशु की बात कर रहे हैं अपन, है ना। हाँ, छोटी या गाय हो, देसी गाय हो, या साइज में कम हो, तो फिर मात्रा को क्या करना है? कम। नेक्स्ट, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? जो सोडियम एसिड फॉस्फेट का पाउडर आता है, सोडियम एसिड फॉस्फेट जो पाउडर आता है, उस पाउडर को आप डिस्टिल वाटर में मिलाकर आईवी चढ़ा सकते हो। 60 ग्राम के आसपास आपको क्या लेना है? सोडियम एसिड फॉस्फेट का पाउडर ले लिया। फिर उसको लगभग 300 ml डिस्टिल वाटर के अंदर मिला लेना है अच्छे से। मिलाने के बाद स्लो आईवी चढ़ाना है पशु में। स्लो आईवी, इंट्रावेनस। ठीक है, सोडियम एसिड फॉस्फेट का जो पाउडर है, ये लेना है कितना? 60 ग्राम। समझ गए? 60 ग्राम ये लेना है, और फिर इसको लगभग 300 ml डिस्टिल्ड वाटर में मिलाना है। अरे आया समझ में? सोडियम एसिड फॉस्फेट पाउडर लिया, कितना? 60 ग्राम। 300 ml डिस्टिल्ड वाटर के अंदर क्या करना है? इसको मिला लेना है। मिलाने के बाद किस रूट से देना है इसको? इंट्रावेनस। स्लो आईवी, स्लो आईवी देना है। ठीक है, धीरे धीरे। स्लो का मतलब हाँ, फास्ट नहीं देना। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अपन बात करें सोडियम एसिड फॉस्फेट का पाउडर आपको पशु को ओरली भी देना है 3 से 4 दिन तक। 100 ग्राम पाउडर ओरली, ओरली का मतलब मुंह से खिलाना। समझ गए? एसएपी का पाउडर 3 से 4 दिन तक 100 ग्राम रोज का देना है, पर डे के हिसाब से ओरली, है ना। ये प्रतिदिन है, 100 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, आया समझ में? ये तो हो गया भाई, फास्फोरस की पूर्ति तो अपन ने कर दी। नेक्स्ट, तापमान कम हो गया।
बाई चांस किसी के को ज्यादा ही कम हो जाए तापमान तो उसमें क्या रहता है? एक इंजेक्शन आता है वेटेड विटामिन AD3 का, वो विटामिन AD3E वो टेम्परेचर को क्या करता है, वापस सामान्य करता है। कम हो गया तो ट्राइवेट तो लगानी है, ट्राइवेट बूटा है ना, ये लगा सकते हो, लेकिन इंजेक्शन आता है ज्यादा ही कम हो जाए तो विटामिन AD3 का वो टेम्परेचर को क्या कर देगा, वापस सामान्य, कम टेम्परेचर को सामान्य करेगा। ठीक है, मतलब वो क्या करता है, तापमान को बढ़ाता है। वहां आप और लगा लिए, बुखार के अंदर नहीं लगाना उसको, कि बुखार को टेम्परेचर को कम नहीं करेगा, उसके लिए क्या लगाना है अपन को, पैरासीटामोल। टेम्परेचर यदि नॉर्मल से कम हो गया तो क्या लगाओगे, विटामिन AD3 का। ठीक है, वो क्या करेगा, टेम्परेचर को वापस सामान्य कर देगा। नेक्स्ट एक इंजेक्शन आता है फेरिडास। फेरिडास इंजेक्शन भी आपको लगाना है, कितना, 10 ml IM। ये क्यों लगाया भाई, खून की कमी हो गई शरीर के अंदर। फेरिडास के अंदर क्या है, आयरन, क्या है, फेरस। फेरस क्या करता है, खून की प्रोसेस को, खून बनने की प्रक्रिया उसको क्या करता है, तेज क्या करता है। इसीलिए शरीर में यदि आयरन कम हो जाएगा तो खून कम बनेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एनीमिया। समझ गए, मतलब हम एनीमिया के उपचार में फेरस आयरन देंगे। इसमें भी एनीमिया हो रहा है ना, या हुआ नहीं है तो होगा, हो भी सकता है आगे। खून तो कम हुआ ना, हीमोग्लोबिन बाहर आ गया, तो क्या देंगे, फेरिडास 10 ml IM। आया समझ में, क्या करेगा, ये खून को बढ़ाएगा, खून की मात्रा को क्या करेगा, इंक्रीज। नेक्स्ट बी कॉम्प्लेक्स, कितना, रूट क्या है, इंट्रामस्कुलर। नंबर 6 एक और लगा देना, CP 10 ml, रूट क्या है, IM, लिख लो।